नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मारी। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। केरल के आंकड़े लगातार चिंता की। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण लीवर का बीमार हो जाना आम है। महामारी के इस दौर में कोरोना और हेपेटाइटिस के मरीजों के बीच कनेक्शन को समझना जरूरी। ओटीटी की वजह से फिल्मों के टारगेट ऑडियंस की पुरानी परिभाषा बदल रही। पहले एक भाषा में फिल्म बनती थी और वह उसी भाषा में थिएटर में रिलीज होती थी। और सत्ताधारी कांग्रेस में चल रही मंत्रिमंडल में बदलाव की उठापटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले किए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे एक महिला समेत 18 यात्रियों की मौत हो गई। 23 से ज्यादा घायल, 10 की हालत नाजुक है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसा बाराबंकी के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में हुआ। बस में 150 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के यात्री भी इसी में सवार थे। ओवरलोड होने की वजह से बस का एक्सल टूट गया। इसे ठीक करने के लिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर नदी के पुल पर खड़ा रखा। यात्रियों को नींद आई थी, इसीलिए वे बस के नीचे और उसके आसपास लेटे हुए थे। रात 11:30 बजे लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को राम सनेही घाट सीएचसी ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार है। इससे करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे के शिकार लोगों ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल सहित अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। ये सभी मजदूर थे जो धान की रोपाई के लिए अपने अपने गांव वापस जा रहे थे। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सावत भी बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस करीब 4 घंटे से पुल पर खड़ी थी। शुरुआती जांच में हादसे का कारण लो विजिबिलिटी लग रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 42,966 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 41,491 लोग ठीक हुए और 641 मरीजों की मौत भी हुई। केरल के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। यहां मंगलवार को 22,129 संक्रमितों की पहचान हुई। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 29 मई को 23,513 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। केरल में मंगलवार को 22,000 लोग संक्रमित पाए गए। 13,000 लोग ठीक हुए हैं और 156 लोगों की मौत हुई। यहाँ अब तक 33% लोगों को संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 31 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 16,000 लोगों की मौत हुई। फिलहाल 1.45 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 6,000 लोग संक्रमित पाए गए और 12,000 लोग ठीक हुए। 256 लोगों की मौत हुई। यहाँ अब तक 62 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 60 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है।
दिल्ली में मंगलवार को 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 42 लोग ठीक हुए और 2 मरीजों की मौत हुई। यहां अब तक 14 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 570 मरीजों का इलाज चल रहा है। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण लीवर का बीमार हो जाना आम है। हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं और इसे ए, बी, सी, डी और ई नाम दिया गया है। महामारी के इस दौर में कोरोना और हेपेटाइटिस के मरीजों के बीच कनेक्शन को समझना जरूरी है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी कहती है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में अगर कोरोना का संक्रमण हुआ तो हालत बेहद नाजुक बन सकते हैं। मौत का खतरा बढ़ता है। इतना ही नहीं, कोविड के कई मरीजों में कोरोना के उनके लीवर को अस्थायी तौर पर डैमेज करता है। इसीलिए लीवर के मरीज और स्वस्थ लोगों दोनों को इसका ख्याल रखना जरूरी है। लीवर और कोरोना की बात इसीलिए क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। चूंकि हेपेटाइटिस के वायरस 5 तरह के होते हैं, इसीलिए इनके संक्रमण का तरीका और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर शेट्टी कहते हैं कि कोरोना से संक्रमित कई ऐसे मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुए जिनका लीवर अस्थायी तौर पर डैमेज हो चुका था। इसकी सटीक वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है। ऐसे मरीजों की हालत नाजुक होने का खतरा ज्यादा रहता है। लीवर के मरीजों में कोरोना की वैक्सीन लगने पर अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इसीलिए ऐसे मरीजों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क और अल्कोहल से दूरी बनाएं। इसके 5 वायरस में से सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी और सी को माना जाता है। बी का संक्रमण होने पर लापरवाही की तो लीवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगर गर्भवती महिला इससे संक्रमित है, बच्चा भी इसे ग्रसित हो सकता है। वहीं हेपेटाइटिस सी का संक्रमण होने के बाद लक्षण गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं। इसीलिए लीवर को बीमार होने से रोकने के लिए हर जरूरी सावधानी बरतनी है। लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट कराकर इस इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओटीटी की वजह से फिल्मों के टारगेट ऑडियंस की पुरानी परिभाषा बदल रही है। पहले एक भाषा में फिल्म बनती थी और वह उसी भाषा में थिएटर में रिलीज हो जाती थी। इसके बाद मल्टी लैंग्वेज फिल्मों का दौर भी शुरू हुआ, जब फिल्में एक से ज्यादा भारतीय भाषाओं में बन रही हैं। अब ओटीटी के सहारे भारतीय रीजनल फिल्में अंग्रेजी के अलावा और वैश्विक भाषाओं में भी डब होकर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच रही हैं। ग्लोबल अपील करने वाले कंटेंट और ट्रीटमेंट के सहारे भारतीय फिल्म मेकर्स इस बाजार का फायदा ले सकते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म जग में थंडीराम। इस फिल्म को एक नए ट्रेंड सेटर के तौर पर देखा जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आई ये फिल्म कई दूसरी भाषाओं में डब की गई। यूरोप और अफ्रीका के देशों में भी खूब देखी और सराही गई। हिंदी, तमिल, मलयालम समेत भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ा है। ओवरसीज रिलीज में टारगेट ऑडियंस सिर्फ विदेश में बसने वाले भारतीय ही होते हैं। जैसे हिंदी फिल्में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खूब चलती हैं, वैसे ही मलयालम फिल्म यूएई में, तमिल फिल्म सिंगापुर में अक्सर हिट होती हैं। मगर ओटीटी ने इसके आगे की संभावना पैदा की है। भारत की हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्में अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्किश, कोरियन और दूसरी भाषाओं में पहुंच रही है। फिल्म मेकिंग के क्रिएटिव पहलू और आर्थिक संभावनाएं दोनों के लिहाज से यह बहुत ही अहम है और सालों तक असर करने वाला बदलाव है। धानुष की जग में थंडीराम फिल्म ग्लोबल मार्केट में चली है। धानुष नेटफ्लिक्स की ही एक और एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज दी ग्रे मैन में काम कर रहे हैं। इसमें क्रिस इवांस और रयान गॉसलिंग उनके साथी कलाकार हैं। इससे पहले धनुष भारत और फ्रेंच कोलैबोरेशन में बनी फिल्म दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ दी फकीर में नजर आ चुके हैं। यह फिल्म फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। भारत की सड़कों पर घूमता एक जादूगर अजातशत्रु लवांश पटेल कैसे फ्रांस समेत कई देशों में पहुंचता है, यह कहानी विदेश में भी क्लिक हुई थी।
सत्ताधारी कांग्रेस में चल रही मंत्रिमंडल में बदलाव की उठापटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल से पहले ही प्रशासनिक तंत्र में यह सबसे बड़ा बदलाव है। 284 आरएएस अफसरों के तबादलों में सरकार ने उन 98 स्थानों पर अफसरों को तैनात किया है जो पिछले काफी समय से रिक्त पड़े थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया है, यानी जिलों में तैनात 111 एसडीएम बदल दिए गए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की प्रशासनिक सरकार में बड़ा बदलाव करके गहलोत ये संकेत देना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद चाहे जो भी मंत्री बने, अफसर उनके हिसाब से ही काम करेंगे। सरकार ने देर रात ही तहसीलदार सेवा के 24 अफसरों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत भी किया गया। भारत सरकार ने प्रियंका गोस्वामी को जीएडी से हटाकर राज्य सूचना आयोग में सचिव बनाया। यूडीएच में संयुक्त सचिव त्रिभुवन पति को कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी। जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त श्रुति भारद्वाज को जल संसाधन में संयुक्त सचिव लगाया गया। सरकार ने 3 जिलों में नए एसडीओ भी नियुक्त किए हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो। के रेडियो जल्द शुरू हो रहा है। के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो, कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है। मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में इस बार बांधों की स्थिति डराने वाली बन गई है। 25 जुलाई तक सामान्य से 32% कम बारिश के कारण स्थिति और विकट होती दिख रही है। प्रदेश के कुल 727 बांध में 60% बांध ऐसे हैं जहां एक बूंद पानी नहीं है। बड़ी बात यह है कि पेयजल सप्लाई के नजरिए से अहम 6 बांध में पानी बहुत कम हो गया है। इनमें बीसलपुर जवाई बांध, रायपुर लूनी, लासा बांध, नंदसमंद, स्वरूप सागर शामिल हैं। इन बांधों से सप्लाई अगले 2 महीने के बाद से प्रभावित होने की आशंका है। सबसे विकट स्थिति पाली और उससे लगते क्षेत्र सोजत जैतारण की दिख रही है। पाली की जनता के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत जवाई बांध है। यहाँ 14.26% ही पानी बचा है। इस पानी से अगले 70 दिन तक पाली, जैतारण और सोजत की प्यास बुझाई जा सकती है। जयपुर, अजमेर की जनता के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। बीसलपुर बांध में केवल 225.51 मिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी बचा है, जो इसकी कुल भराव क्षमता का 23.4% ही है। बांध से हर महीने 28.50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सप्लाई हो रहा है। इस हिसाब से बांध में केवल 219 दिन का ही पानी बचा है। इसे देखते हुए जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने जयपुर के लिए बांध से 50 MLD पानी की सप्लाई घटा दी है।
बीसलपुर बांध की स्थिति देखें तो साल 2020 में 25 जुलाई तक बांध में 54% भरा हुआ था। इस बार ये 24% से भी कम है। यही स्थिति बूंदी के गुड़ा डैम की है। यहाँ भी पिछले साल 25 जुलाई तक 40% भरा था, लेकिन इस बार यह 13% से भी कम है। राजस्थान में 14 जिलों में 22 बड़े बांध हैं, जिनमें पानी भराव की क्षमता 4.24 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा है। इसमें जयपुर के 3 बांध तो सालों से सूखे पड़े हैं। इनमें रामगढ़, छापरवाड़ा और कालक सागर हैं। टोंक का टोरडी सागर और भीलवाड़ा का मेजा डैम भी खाली पड़े हैं। इनके अलावा 9 ऐसे बांध हैं जो 30% या उससे कम भरे हैं। इनमें प्रतापगढ़ का जाखम डैम, राजसमंद का राजसमंद झील, पाली का जवाई और सरदार समंद, बूंदी का गुड़ा, धौलपुर का पार्वती बांध, दौसा का मोरेल, टोंक का गलवा और बीसलपुर शामिल हैं। राजस्थान में सबसे पहले कैबिनेट विस्तार होगा, उसके बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची आएगी। अन्य राजनीतिक नियुक्तियां भी उसके बाद ही की जाएंगी। संभवतः अगस्त के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इससे पहले मंगलवार देर रात राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। उन्होंने दिल्ली में ही करीब 1 घंटे माकन से मुलाकात की थी। माकन 28 और 29 जुलाई को विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे। इसके बाद दिल्ली में फिर पायलट से मुलाकात करेंगे। माकन इन 2 दिनों में कब किस विधायक से मिलेंगे, उसका कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। माकन 118 विधायकों से एक-एक करके मुलाकात करेंगे। हर विधायक को 6 से 7 मिनट का वक्त मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव की अटकलों के बीच राजस्थान कांग्रेस में मौजूदा सप्ताह बैठकों में ही बीतता दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने भी बुधवार को कांग्रेस घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए मंत्रियों की बैठक बुला ली है। यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी और मंत्रियों के साथ विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रदत्त साहू 30 जुलाई को राजस्थान में आकर बैठक लेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद टोडासरा ने कहा कि माकन बुधवार सुबह 10 बजे से संभागवार कांग्रेस और समर्थक विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। माकन सत्ता संगठन को मजबूत करने पर विधायकों की राय लेंगे। कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, इसकी रणनीति बनेगी। पायलट गुट के 5 विधायक प्रदेशाध्यक्ष टोडासरा से मिलने उनके घर पहुंचे। इनमें मुकेश भाकर, सुरेश मोदी, वेद प्रकाश सोलंकी, राकेश पारिक, मुरारी लाल मीणा शामिल थे। भाकर ने कहा, निजी भेंट थी। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सिविल लाइंस स्थित घर पर समर्थकों का भीड़ उमड़ी। पायलट ने सभी से एक-एक कर मुलाकात की। शाम को दिल्ली चले गए। जिन विधायकों के नाम कैबिनेट से हटने या शामिल होने वाले संभावितों में लिए जा रहे हैं, वे मंगलवार को सीएमआर पहुंच गए। इनमें महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, गृह राज्य मंत्री भजन लाल जाटव सीएमआर पहुंचे। इनका नाम हटाए जाने वाले मंत्रियों के संभावितों में है। वहीं मंत्रिमंडल में दावेदारी करने वाले मुरारी मीणा, शकुंतला रावत, सफिया जुबैर और महेंद्रजीत मालवीय भी सीएमआर पहुंचे। राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा नियमों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए होने वाली सीधी भर्ती में चयन के लिए प्रश्नों पत्रों में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडासरा ने सेवा नियमों में 50 साल बदलाव का ऐलान किया। इसके बाद अब इनकी अधिसूचना जारी हुई है। शिक्षक संगठनों ने इन सेवा नियमों में विसंगतियां बताते हुए लामबंद हो गए और विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि इन नियमों में चलते कई शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए हैं। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस, राजस्थान राज्य पंचायत परिषद, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि एक ही पद के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यताएं अलग अलग की गई हैं, जो गलत है।
व्याख्याता पद पर पदोन्नति में यूजी और पीजी में समान विषय की अनिवार्यता लागू करने से बड़ी संख्या में तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदोन्नति के अवसर बंद हो गए हैं, जबकि यूजी और पीजी में अलग अलग विषय वाला सीधी भर्ती से व्याख्याता बन सकता है। सरकार को इस नियम पर फिर से विचार करना चाहिए। व्याख्याता में सीधी भर्ती के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें पीजी और यूजी में समान विषय की योग्यता लागू की गई है। इस बदलाव से ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनके पास यूजी और पीजी में अलग अलग विषय हैं, वे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान विज्ञान विषय से यूजी करने वालों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान से यूजी करने के बाद अधिकांश लोग पीजी में अपना विषय बदलकर कला वर्ग के किसी विषय से पीजी करते हैं। ऐसे कई शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार सुबह जहरीली शराब पीने से मौत की अफवाह से इंदौर शहर में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर आईजी हरि नारायण चारी मिश्री ने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि 2 की मौत हुई, लेकिन जहरीली शराब का अब तक कोई प्रमाण नहीं है। वहीं महाराष्ट्र का रहने वाला युवक परिजन बिना पोस्टमार्टम ले गए। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा पॉइजन अटैक की बात कही गई है। दोनों युवक की मौत के बाद उनकी विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। घटना शुक्रवार को एरोड्रम थाना क्षेत्र के पैराडाइज पर पार्टी मनाने के दौरान कुछ दोस्तों की शराब पीने के बाद सोमवार सुबह एक की मौत हुई। वहीं पार्टी में दूसरे दोस्त ने उल्टी के बाद दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के आला अधिकारी पैराडाइज पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शुक्रवार देर रात दोस्त एक साथ पार्टी मना रहे थे और उन्होंने बियर पीने के साथ साथ अल्कोहल का भी सेवन किया था। अधिकारियों की माने तो संभवतः अन्य कारणों से मौत हो सकती है। स्कीम नंबर 51 में रहने वाले 26 वर्षीय शिशिर पिता ओम प्रकाश चौधरी की रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सोमवार को एरोड्रम थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद युवक का शव परिजनों को सौंपा। मृतक के परिजनों की माने तो शिशिर 24 जुलाई को दोस्तों के साथ पैराडाइज पब में पार्टी मनाने गया था। देर रात घर आया और सोने चला गया। शिशिर जब सुबह उठा और पिता को छोड़ने के लिए उनके दफ्तर गया, वहां से लौट कर आया तो उसे उल्टियां होने लगी। सामान्य इलाज कराने के बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो उसी निजी अस्पताल में ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही जानकारी ये सभी सामने आई है कि शराब का सेवन करने वाले शिविर के दोस्त सागर अग्रवाल की भी मौत हो चुकी है। सागर महाराष्ट्र से हाल ही में इंदौर आया था। वहीं सागर ने भी मौत के पहले उल्टियां की थी। पुलिस शराब के एंगल के साथ ही यह भी पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने घटना के एक दिन पहले क्या खाया और पिया था। हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेईस और 24 जुलाई के दौरान शहर के पैराडाइज और सपना बाजार में शराब पीने के बाद 3 दिन में 4 युवकों की मौत हो गई। इनमें 3 पुराने दोस्त थे। सभी ने एक साथ पार्टी की थी। 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। शॉर्ट पीएम में तीनों के शरीर में जहर मिला है, जबकि तीसरे दोस्त ने इनके साथ शराब नहीं पी थी। तीनों की मौत 1-2 दिन में ही हो गई। उधर एक मृतक का पीएम नहीं हुआ। एसपी का दावा है कि शराब जहरीली नहीं थी, लेकिन मौत के कारण को जांच कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी पार्टी में जयवर्धन सिंह ही नहीं, कई युवा नेता हैं, लेकिन जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत मेहनत की है। जयवर्धन को यदि हम आगे करते हैं, आज की स्थिति में कांग्रेस 70 और बीजेपी 30 है। यह उपचुनाव के बाद की स्थिति है। वहां मिलकर काम करें तो हम ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि 2023 में सिंधिया का एक भी समर्थक नहीं जीत पाएगा। जो महापुरुष अपने 17-18 विधायकों को लेकर बीजेपी में गए हैं, वे हमारी पार्टी में थे। हम उनकी आदतों को जानते हैं। वे अपने आप को दूसरों पर थोपने में माहिर हैं। वे किसी को अपना बॉस नहीं मानते हैं, वे खुद अपने आप को बॉस मानते हैं। बीजेपी में यह नहीं चलता, वहाँ उनका संगठन काम करता है। संगठन में और ये जो दल बदल गए हैं, आने वाले समय में इनके बीच टकराव बढ़ेगा। ये बातें कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने मंगलवार को कही। सिंह ने शिवराज सरकार को लेकर कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कमलनाथ सरकार को गिराकर की है। सारे विधायकों को किस प्रकार से अपने पक्ष में किया, यह सबको पता है। उपचुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं और वे कैसे आए हैं आपसे छुपा नहीं है। इससे बीजेपी में 2 दरार पड़ी है। जो बीजेपी में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं उनसे पूछिए। बिजली संकट इसीलिए है क्योंकि बिजली आवश्यक है, उसे निजी क्षेत्र को पूरी तरीके से सौंप दिया है। महंगी बिजली खरीदने का अनुबंध कर रहे हैं। नुकसान पटाने के लिए जनता को बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं। कांग्रेस शासन में बिल कम हो गए थे। खाद की परेशानी पैदा की जाती है। पहले से प्लानिंग कर खाद को भेज दिया जाए तो परेशानी नहीं आएगी। बीजेपी के शासनकाल में नकली खाद ज्यादा पैदा होती है। खाद और बिजली की परेशानी बीजेपी की सरकार रहेगी तो रहेगी ही, कांग्रेस आएगी तो कम होगी। नगर निगम का चुनाव बाद में आता है। पहले तीसरी लहर की चुनौती का सामना करना जरूरी है। दूसरी लहर में हम तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी में अस्पतालों में बेड नहीं थे। किसी को आभास नहीं था कि यह लहर इतनी तेजी से आ जाएगी। अभी इस बात को मुझे संतोष है कि तीसरी लहर की तैयारियां ठीक हो रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। सितंबर के आखिरी तक चुनाव की चर्चा नहीं करें। चुनौती तीसरी लहर का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो तीसरी लहर भी घातक होगी। यहाँ पर प्रोटोकॉल के पालन में कई खामियां देखी गई हैं। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हैं और रहेंगे। उनकी वरीयता को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें काम सौंपा है। उनकी ऊर्जा की मैं तारीफ करता हूँ। इस उम्र में भी पार्टी को ऊर्जावान नेतृत्व मिला है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। अध्यक्ष पद की जरूरत अभी नहीं है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। इंदौर में बाल चोरी होने का एक अनोखा मामला सामने आया है। इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन से 10 क्विंटल से ज्यादा बाल चोरी हो गए हैं। चोरी गए बालों की कीमत 60 लाख रुपए है। हालांकि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस मामले में महाराष्ट्र के फेरी वाले एफआईआर दर्ज कराने के लिए आरपीएफ के चक्कर काट रहे हैं। फेरी वाले 1 किलो बाल 5,000 रुपए तक में बेचते हैं। बाल इकट्ठा करने के लिए वे गली गली घूमते हैं। शर्त यह होती है कि बाल कटे हुए नहीं, केवल कंघी से गिरे हुए हों और वे भी महिलाओं के होने चाहिए। बाल की लंबाई कम से कम 8 इंच होनी चाहिए। इस बाल से विग बनाए जाते हैं। फेरी लगाने वाले सुनील ने बताया कि महाराष्ट्र के 150 लोग इंदौर समेत आसपास के इलाकों में घर घर जाकर बाल इकट्ठा करते हैं। 10 ग्राम बाल 20 रुपए तक में खरीदते हैं। 6 जुलाई 2021 को इंदौर रेलवे स्टेशन से कोलकाता हावड़ा के लिए 22 बोरे बाल बुक कराए थे, जिसका बल्टी नंबर 63498 था। इसमें तय समय पर सिर्फ 3 बोरे ही हावड़ा पहुंचे, जबकि 19 बोरे चोरी हो गए। इसके बाद फेरी वाले सुनील और उसके दोस्त इंदौर में एफआईआर कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बिल्टी में नकली बालों का जिक्र है और कीमतें भी कम लिखी गई हैं। फेरी वाले घर घर जाकर बाल इकट्ठा करते हैं। बाल झड़े होने चाहिए और उनकी लंबाई 8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।
भोपाल एक ऐसा शहर है, यहाँ कभी भी अचानक तेज बारिश हो जाती है। इसके चलते शहर की पुरानी और घनी बस्तियां ही नहीं बल्कि पॉश कॉलोनियां भी पानी पानी हो जाती हैं। 15 साल पहले 2006 में पूरा शहर पानी पानी हो गया था। 2006 के बाद 2016, 18, 19 और 20 में भी शहर में जमकर बारिश हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कभी भी पूरे शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना। नगर निगम के चुनाव 1994 से शुरू हुए। 1999 से महापौर का चुनाव सीधे जनता से होना शुरू हुआ। माना जा रहा था कि महापौर जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होंगे, लेकिन किसी भी महापौर के कार्यकाल में पूरे शहर की ठोस प्लानिंग नहीं हुई। चांदबड़, ऐशबाग, महामाई का बाग, छोला, बाल विहार, छावनी, गिन्नौरी, करौंद, अवधपुरी, सोनागिरी, सुंदरनगर, विद्यानगर, गौतम नगर, रचना नगर, शिवाजी नगर, होशंगाबाद रोड की कई कॉलोनियां, बावड़िया कला, कोलार रोड, बारखेड़ा, पठानी, शाहजहानाबाद, अशोका गार्डन, 80 फीट, जाटखेड़ी, पंचशील, अरेरा कॉलोनी, सैफिया कॉलेज रोड, भोपाल टॉकीज, बाल विहार, नादरा बस स्टैंड चौराहा समेत आसपास के इलाके शामिल हैं। 1994 में उमाशंकर गुप्ता महापौर बने। 1999 में विभा पटेल महापौर बनी। दोनों सिर्फ नालों की सफाई कराते रहे। हर साल नाला गैंग के नाम पर करीब 200 कर्मचारी रखे जाते थे। बाद में गैंग गुम हो जाती थी। गुप्ता के कार्यकाल में भोज वेटलैंड की डीपीआर बनना शुरू हुई और पटेल के कार्यकाल में यह धरातल पर आई। इस वजह से नालों के संबंध में काम करना संभव नहीं था। 2006 में सूद के कार्यकाल में शहर में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। महामाई का बाग समेत निचले इलाकों में नाव से रेस्क्यू किया गया। शिवाजी नगर और गौतम नगर, रचना नगर ही नहीं बल्कि अरेरा कॉलोनी में भी पानी भर गया। रचना नगर में नालों के किनारे बने मकानों की बाउंड्री वॉल टूट गई, गाड़ियां बहकर नाले में चली गईं। 2006 में बाढ़ झेलने के बावजूद पूरे शहर के लिए कोई यूनिफाइड प्लानिंग नहीं हुई। सूद ने शहर में नालों का चैनलाइजेशन शुरू कराया, लेकिन उनका फोकस भी केवल पुराने निचले इलाकों में ही रहा। उनके कार्यकाल में केवल एक नाले को चैनलाइज किया गया। राजधानी की गरीबी रेखा की सूची में ऐसे लोग भी हैं जो 6-6 महीने से राशन लेने नहीं पहुंचे। इन्होंने राशन कार्ड में जो एड्रेस लिखवाया था, वहां जब जांच की तो पता चला कि वो वहां रहते ही नहीं हैं। सूची में ऐसे भी लोगों के नाम शामिल थे जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनके नाम पर लोग राशन ले रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सूची में अफसरों ने ये पलटकर भी नहीं देखा कि जिस व्यक्ति ने जो पता लिखवाया है वो वहां का निवासी है भी या नहीं। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनका नाम सूची में था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो यहां से जा चुके हैं, फिर भी उनके नाम से राशन आवंटित हो रहा है। ये हकीकत जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति शाह नरवरिया द्वारा कोरोना काल से पहले कराई गई जांच में सामने आई थी। ऐसे करीब 75,000 लोगों के नाम सूची से हटाए गए थे। ये लोग वो थे जो लंबे समय से राशन लेने के लिए नहीं पहुंच रहे थे। इसकी जांच कराने पर यह हकीकत सामने आई। विश्वकर्मा नगर निवासी सुरेश अहिरवार 48 साल का बीपीएल सूची में नाम था। 6 महीने से वो राशन लेने के लिए नहीं पहुंचा। जांच हुई तो पता चला कि वो यहाँ पर नहीं रह रहा, इसीलिए उसका नाम सूची से हटा दिया गया। गांधीनगर निवासी तालिब खान उम्र 45 पिछले महीने से राशन लेने के लिए नहीं पहुंचे। मौके पर जाकर देखा कि अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन नया पता अपडेट नहीं कराने के चलते उनका नाम काट दिया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी ने ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि रेंट मली दुकानों की जांच कराई जा रही है। एक साल में 20 से ज्यादा दुकानों को सस्पेंड किया गया है। भोपाल जिले की आबादी सरकारी रिकॉर्ड में 23,68,145 दर्ज है, लेकिन यहाँ की राशन की दुकान से राशन लेने वाले परिवारों की संख्या 3,03,181 है। इनमें सदस्यों की संख्या मिलाएं तो 13,50,000 है। इनको हर महीने 12 करोड़ रुपए का राशन दिया जा रहा है। अब बीपीएल सूची में नए नाम जोड़ने का काम नगर निगम के हवाले कर दिया गया है। अब वार्ड दफ्तरों में नए बीपीएल के आवेदन जमा किए जाते हैं। यहीं से वेरिफिकेशन के लिए आवेदन एसडीएम दफ्तर भेजा जाता है। यहां से सर्वेयर इसका सर्वे कर हकीकत बताता है। उसके आधार पर नगर निगम नाम जोड़ने का काम करता है। यहां से आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य शाखा में पहुंचता है। यहां पर आने के बाद उसकी राशन पर्ची जारी करने के लिए राशन को भेजा जाता है।
भोपाल में बीते दिन 3 दिन से रिमझिम की फौहारें जारी हैं। ऐसे में दिन का पारा सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। इसके कारण दिन और रात के बारे में महज 1.5 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रह गया। मौसम विज्ञानविद प्रकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार को दिन में शहर भर में बारिश होती रही। इस कारण सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे करीब 1.25 इंच पानी भर चुका। शहर में सुबह से शाम तक करीब 1.25 इंच बारिश हुई। हालांकि बैरागढ़ की अपेक्षा भोपाल में ज्यादा पानी गिरा। बैरागढ़ में 9 घंटे में करीब 1.25 इंच पानी आया, जबकि भोपाल शहर में 1 इंच तक पानी गिर गया। मौसम विभाग की माने तो भोपाल में अभी रिमझिम जारी रहेगी। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य क्षेत्र में सक्रिय चक्रवातीय एक्टिविटी और पाकिस्तान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी सिस्टम बन गए हैं। मॉनसून ट्रफ गंगानगर, हिसार, मेरठ, हरदोई से होते हुए वाराणसी, डाल्टनगंज और दीघा से लेकर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके कारण आगे भी बुधवार के बाद से 2 से 3 दिन पानी भरता रहेगा। भोपाल में लगातार बारिश के कारण दिन का पारा लगातार लुढ़क गया है। 5 दिन में दूसरी बार पारा 25 डिग्री के नीचे आ चुका है। इससे पहले 23 जुलाई को भी पारा 24 डिग्री तक आ गया था। यह सामान्य से अभी 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। हालांकि रात का पारा सामान्य है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।